तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बिहार एसएससी ने ला दिया है ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 4 की वैकेंसी। और ये नोटिफिकेशन बहुत पहले कुछ लोग जान चुके होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये 18 तारीख को ये वैकेंसी लॉन्च हो चुकी थी। और उसके बाद चूँकि नीतीश कुमार जी का बयान आया कि अब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपये में आप फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। और जो प्री पास होंगे वो मेंस में उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वैसे शायद लगता भी नहीं है उनके बयान के अनुसार। और उन्होंने डेट दी थी शायद 20 अगस्त। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन अब आपकी फ़ीस कम हो चुकी है। और मैं इस वीडियो को इसीलिए डिले करके रखा था कि जब आपकी नई डेट आएगी, जो पोस्टपोन्ड डेट है, वो पोस्टपोन्ड डेट जब आएगी तब मैं डायरेक्ट आपके लिए वीडियो पूरे फुल डिटेल में बना कर लाऊँगा। तो आप लोग जैसे थंबनेल पे देख रहे होंगे कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 4 वैकेंसी, जिसमें पोस्ट हैं 1481 पोस्ट। सभी जानकारी एक वीडियो में, कौन से पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो जानते हैं। अब बिना टाइम गवाए भाई चलो। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे एडिटिंग उतनी नहीं आती, लेकिन मुझे पढ़ाने आता है, मुझे टीचिंग बहुत अच्छी से आती है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वैल्यू लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्योंकि आपको बेटर टीचिंग मिलेगी और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे एडिटिंग बस नहीं आती, मैं साफ़ करना चाहता हूँ। और चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिहार एसएससी ग्रेजुएट सीजीएल 4 की वैकेंसी 2025 फॉर 1481 पोस्ट। तो ये 1481 पोस्ट के लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रही आपकी पोस्ट। अब इसमें क्या क्या हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, डेट्स जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, नेम ऑफ पोस्ट जानेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कौन कौन से पोस्ट आए हैं, फिर नंबर ऑफ पोस्ट जानेंगे, या तो जान ही गए, डिटेल्ड सिलेबस भी जानेंगे कि हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या है, आखिर तैयारी किस चीज़ की करनी पड़ेगी। तो आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। तो जो पुरानी डेट्स थी, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो पुरानी डेट्स थी वो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट थी 18/8/2025, 18 अगस्त 2025। और फ़ी की पेमेंट डेट थी 17/9/2025। मतलब फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट कि इतने दिन तक, इतने तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपका जो पेमेंट गेटवे था वो खुला रहता। अब एप्लीकेशन सबमिशन डेट थी जो आपकी, वो 19/9/2025। ये 17/9/2025 यानी सितंबर, और ये 19/9/2025 यानी 19 सितंबर। तो ये एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट, यानी अगर आप लोग, कुछ लोग फॉर्म भर के फिलअप करके ड्राफ्ट में रखे हों कि कुछ गलत हो, सही हो, कुछ और डॉक्यूमेंट लगाना हो, तो जो ड्राफ्टेड फॉर्म होगा उसको आप 19 तक आप भर सकते थे। अब जो नई डेट्स हैं आपके लिए वो क्या है, नई डेट्स आपकी लॉन्च हो चुकी है। आप जाके फास्ट जॉब पे या फिर sarkariresult.com पे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो न्यू इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या थी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट की जो न्यू इम्पॉर्टेंट डेट है 25 तारीख, जो बीत चुकी है। 25 तारीख 8वां महीना 2025 यानी 25 अगस्त को। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो है ये 24/9/2025 यानी जो आपकी 17 तारीख थी उसको बढ़ाकर 7 दिन यानी 1 हफ्ता बढ़ाकर 24/9 सितंबर कर दिया गया है। और जो एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट है ये 26/9/2025।
26/9/2025 यानी 26 सितंबर 2025 तक आप जो ड्राफ्टेड फॉर्म होगा उसको लास्ट तक जमा कर सकते हैं, 26 तारीख तक। तो अब आते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी पे। तो पहले जो फ़ीस थी ये आपकी जनरल जनरल ओबीसी और ईबीसी का ये थी आपकी 540 रुपये। SC ST PWBD ऑल फीमेल्स ऑफ बिहार इनकी थी 135 रुपया। और पे फी थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी जो पेमेंट करना था वो ऑनलाइन मोड में था। अब जो न्यू आपकी फ़ीस है, जो रिवाइज्ड फ़ीस है श्री नीतीश कुमार जी के बयान के अनुसार, जो नई फ़ीस में अमेंडमेंट की गई है, सुधार की गई है, वो है आपकी जनरल बीसी और ईबीसी के लिए 100 रुपया, SC ST PWBD ऑल फीमेल्स के लिए भी 100 रुपया, और जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन करना है। UPI के थ्रू कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट की बात है, तो एज लिमिट आपकी एज ऑन वही रहेगी, 1 तारीख 8वां महीना यानी 1 अगस्त तक आप 21 साल के हो चुके होंगे तभी। 31 जुलाई तक अगर आप 21 के नहीं हो रहे हैं, अगर आप 2 तारीख को हो रहे हैं तो शायद कहीं आपका फॉर्म फिलअप ना हो पाए, ठीक है। या फिर 5 तारीख 10 तारीख तक आप हो रहे हो तो शायद कहीं ना हो पाए। चलिए अब आते हैं आपके नेम ऑफ पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट आए हैं ये हम लोग जान लें। चूँकि पोस्ट आए हैं, जो पोस्ट आए हैं उनके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक तैयारी मन से कैसे करेंगे। चलिए, तो नेम ऑफ पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट है ये आपकी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की। ऑफिसर रैंक की बहाली है, ग्रेजुएट लेवल की बहाली है, CGL 4 है, तो ऑफिसर तो होंगे यार। तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। फिर प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो तीसरी पोस्ट थी आपकी। डेटा एंट्री ऑपरेटर ये चौथी पोस्ट है आपकी, ग्रेड C। इसमें भी ग्रेड्स होते होंगे, ग्रेड A B C D। फिर पांचवी जो पोस्ट है ये मेरे इंटरेस्ट की पोस्ट है, जो हम लोगों की, जो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी ऑडिटर के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऑडिटर और ऑडिटर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये अपने कोचिंग का लोगो है, ये अपने इंस्टीट्यूट का लोगो है, कॉमर्स कंपास इंस्टीट्यूट। थोड़ा तो प्रमोशन बनता है हम लोगों का। चलिए अब आते हैं आपकी एलिजिबिलिटी पे, सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आपकी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी है ये आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेजुएट in any stream, in any subject, in any, from any university, open or regular, doesn't matter, BA, BSc, BCom, BTech, BBA, anything, just you have to be graduate. अब प्लानिंग एंड असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें भी ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आते हैं आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पे। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पास्ड शुड बी पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है
ये जो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चयन क्यों कर रहा है? ये चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये सारा डेटा से लेकर ये सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे और ऑफिसर रैंक की बहाली है, इसीलिए चूँकि इसमें कंपटीशन कम हो और सिर्फ चुनिंदे लोग ही आए जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं, इसीलिए इसको ऐसे रखा गया है। सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन की गई है। अब आते हैं आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी ये आपकी हो जाती है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with PGDCA, BCA, BSc in IT or equivalent from a recognized university or institute। तो आपको बेसिकली कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको ग्रेजुएट होना होगा। आप बीएससी इन आईटी कर लें, बीटेक कर लें इन सीएस और पीजीडीसीए कर लें, ठीक है। तो ये आपको बस ग्रेजुएट होना है। कंप्यूटर कोडिंग में भी आप हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, किसी भी जो आपको आपके पास डिग्री हो कंप्यूटर से रिलेटेड। ऑडिटर, अब आते हैं पांचवी जो आपकी एलिजिबिलिटी है पांचवी पोस्ट के लिए, ऑडिटर। तो ये ऑडिटर के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी हो। फिर इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स होता ही है, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इसमें भी आप होंगे अगर ग्रेजुएट तो ऑडिटर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑडिटर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इनके लिए होगा ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम वाले ही फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि बीकॉम वाले ही कर सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स होंगे वो अगर बीए किए हों, बीएससी किए हों और मैथमेटिक्स से हों, मैथ से हो तो ही वो कर सकते हैं। इट कैन बी ऑनर्स पेपर और इट कैन बी सब्सिडरी पेपर। अब सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे बड़ी चीज़ दिख रहा है आपको, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब मैं डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक। इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। तो ये मैंने डायरेक्ट बिहार एसएससी का जो अपना नोटिफिकेशन था सिलेबस को लेकर, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि आपके लिए क्या क्या सब्जेक्ट। अब ये सभी चीज़ें जो है ये फालतू की चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, औपचारिकता है, बस फॉर्मेलिटी है। आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। यानी वस्तुनिष्ठ यानी आपकी ऑप्शंस होंगे और आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस होंगे, और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी प्री होगा और मेंस होगा। तो प्री में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, कॉम्प्रिहेंशन मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, यानी आपको मैथ्स, साइंस, पहले तो आपको जीएस पढ़ना है, फिर आपको मैथ्स पढ़ना है और उसके बाद से आपको रीजनिंग पढ़नी है। ये तीनों ही बहुत टफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में छांटने के लिए स्टूडेंट्स को। अब आते हैं आपके सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में क्या कहता है आके देखिए। फर्स्ट में कुछ और भी था। हाँ, फर्स्ट में एक और चीज़ है मेंशन्ड है,
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस हो गया। हाँ, तो यहाँ पे है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 600 नंबर की एग्ज़ाम होगी, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट, यानी करीब करीब आपको 135 मिनट मिलेंगे, यानी 1 मिनट से भी कम पर क्वेश्चन। चलिए, बढ़िया है। यही तो होता है छटनी। छाटो जितना छाट सकते हो स्टूडेंट्स को। हालांकि अंदाज़ा तो ये है कि फॉर्म भरे जाएंगे भी लाखों में। अब देखिए, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर आपका क्वेश्चन नंबर ए और हिंदी में, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में, ये दोनों टैली नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं। आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन को ही सही मानकर उसी को अटेम्प्ट करना है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में दिया अकबर के बारे में, और इसमें दे दिया बाबर के बारे में इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ही है, तो आपको बाबर को ही अटेम्प्ट करना है, अकबर वाला छोड़ देना है। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए ये साफ इंस्ट्रक्शंस है। अब सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा, साफ साफ है। अब आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में ये वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग, उसकी योग्यता को जांच करना होगा। ठीक है, और इसमें समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश, इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, ये सभी। और आइए आपको नीचे दिखाएं। हाँ, सामान्य विज्ञान एवं गणित में इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर तक के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान में और गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि, यानी पूरा अरिथमेटिक, और ये जो नंबर सिस्टम से बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा, चूँकि अंदाज़ा यही है कि अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा होगा, चूँकि अरिथमेटिक में अच्छे खासे नंबर भी उठते हैं, लेकिन हार्ड भी होता है, उसमें क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। मानसिक क्षमता जांच यानी लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये सभी चीज़ मिलेंगी। ये सभी चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, हम लोगों ने तो इंग्लिश में पढ़ा है। अब ये पढ़ भी लेंगे तो समझ में आएगा नहीं क्या क्या होगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा ही, ये सभी चीज़ें होंगी। हाँ, सिलोगिज्म भी आ सकता है। हाँ, वो अल्फ़ाबेटिकल भी आ सकता है। बहुत तरह अच्छे खासे रीजनिंग में भी बहुत तरह के होते हैं, आ सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा यानी मेंस में 2 पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक होगा हिंदी, और हिंदी में आपको 30% तक स्कोर करना होगा, तभी आपका सेकंड पेपर अटेम्प्ट चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तो क्वेश्चन का हिंदी में या फिर सेकंड पत्र में कुछ मेंशन है नहीं कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं कि हिंदी में भी 150 क्वेश्चन आएंगे या फिर 50 क्वेश्चन आएंगे, अगर 150 क्वेश्चन आएंगे तो 45 नंबर हमको अटेम्प्ट करना है, यानी 45 नंबर हमको सही करना है, तभी हमारा दूसरा पेपर चेकिंग में जाएगा। अब मुख्य पत्र जिसमें
निम्न विषय शामिल हो गए: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। यानी जो आपका सिलेबस है प्री और मेंस के लिए सेम है, बस आपको मेंस में हिंदी बढ़ा दी गई है और हिंदी बढ़ाने के बाद आपको थोड़ा कठिन कर दिया गया। और जो प्री का लेवल होगा वो मेंस का लेवल नहीं हो सकता है, चूँकि प्री और मेंस में थोड़े अंतर होंगे, तो अंदाज़ा लगे तो मेंस का लेवल थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, और होना ही चाहिए, चूँकि मेंस इसीलिए उसका नाम है भाई मेंस। ठीक है, तो प्री का थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस का थोड़ा हार्ड आ सकते हैं। बाकी तैयारी आपको दोनों की करनी है और एम रखना है ऑफिसर बनने का। तो विशिंग यू गुड लक एंड साइनिंग ऑफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, अगर आपको वैल्यू मिली होगी तो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। बहुत अच्छे, तो धन्यवाद।